हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी एमसीक्यू सीरीज़ के डे 8 में, जिसमें हम कर रहे हैं हमारे जीएस के लिए, जो आपके उत्तराखंड पुलिस या फिर आपके सेंटर लेवल के एग्जामिनेशन है उनके लिए हम स्टैटिक जीके जो कर रहे हैं। तो उसी का आज 8वां दिन है और बहुत सारे क्वेश्चन हम आज तक कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम रिवाइज कर चुके हैं और आज भी करेंगे। तो आज के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से जो कौन सा त्योहार है, 4 आपके पास ऑप्शन है कि जिसमें नौका दौड़ एक प्रमुख रूप से कंडक्ट करवाई जाती है, आयोजित करवाई जाती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ओणम। तो ओणम में क्या होता है कि ये फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे ये मनाया जाता है, तो केरल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें नौका दौड़ यानी कि बोट की जो रेस है वो कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है, तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में कुछ और ऑप्शन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप रोंगाली बिहू देख रहे होंगे, बिहू से आपको कौन से स्टेट की याद आती है? असम की इसमें आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, 3 तरीके के बिहू वहाँ पे मनाए जाते हैं, वो उनके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। जब वो लोग फसल की कटाई करते हैं तो अलग अलग 3 फेस्टिवल वहाँ पे बिहू के मनाए जाते हैं। एक तो हमने बता दिया रोंगाली बिहू ही होता है, एक आपका काटी बिहू होता है, ठीक है, और तीसरा आपका होता है माघ बिहू। तो ये तीनों बिहू आपको याद रखना है। इनके आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बिहू के टाइप आपके असम में मनाए जाते हैं। पोंगल की बात करें तो पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। तो ओणम और पोंगल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों साउथ के हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि ओलंपिक के संदर्भ में, यानी कि जो ओलंपिक गेम है उनके संदर्भ में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए आपको सारे पता होने चाहिए, तो सारे पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। आपको बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। मेरे को पता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आता होगा, बस क्या होता है कि हम बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो हम स्किप करने का सोचते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो पहले ओलंपिक कंडक्ट करवाए गए थे, यानी कि जो आयोजित करवाए गए थे, वो 1896 में आयोजित करवाए गए थे। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे करे गए थे? तो ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, वहाँ पे आपके मॉडर्न ओलंपिक 1896 में कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि जो पहली बार ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे कब हुए थे? तो वो हुए थे आपके ग्रीस में। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तीसरा आपको बोल रहा है कि जो पहली बार ओलंपिक करवाया गया था तो उसमें टोटल 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपको बोल रहा है कि जो पहली बार ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की पोजीशन क्या थी, यानी कि भारत की रैंक क्या थी? तो 10वीं भारत की रैंक थी, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको नॉट ट्रू पूछ रहा था, यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं था। तो 10th पोजीशन भारत की नहीं रही थी, क्योंकि भारत ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। हमने पहली बार जो पार्टिसिपेट करा था वो हमने 1900 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें हमने पार्टिसिपेट करा था। हमारे एक एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने कि हमें रिप्रेजेंट वहाँ पे करा था, तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था, तो हमारी रैंक क्या होगी? तो इसलिए आपका आंसर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि जिसको परमाणु ऊर्जा संयंत्र हिंदी में बोला जाता है, तो ये कौन से स्टेट में मौजूद है? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका आपका आंसर ए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ और जो महत्वपूर्ण आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात में आपका है काकरपारा, तो ये भी आपको पूछता है, याद रखना है, ये मेजर होते हैं जो आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र में आपका तारापुर हो जाएगा और राजस्थान में आपका हो जाएगा रावत भाटा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया आपको कि नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो हमारे बॉडी में जब भी जर्म्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं, यानी कि जो कीटाणु होते हैं वो एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी में कौन सी ऐसा कंपोनेंट है जो कि उसको बचाने का काम करता है, हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है? तो इसके लिए आपके पास हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल, 4 ऑप्शन है। तो इसका आपका व्हाइट ब्लड सेल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए कि दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको दूसरा नाम दे देगा। तो ल्यूकोसाइट इनको बोला जाता है। यहीं पे आपका रेड ब्लड सेल की बात करें तो इरिथ्रोसाइट इनको बोला जाता है। फिलहाल इसका आंसर व्हाइट ब्लड सेल है। तो इसका जीवन काल भी आपको पता होना चाहिए, 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है, यानी कि इतने दिन के बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, बोन मैरो के द्वारा ये बनाए जाते हैं। और डेड कहाँ पे होते हैं? तो स्प्लीन में ये डेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको रेड ब्लड सेल का पूछता है जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और हीमोग्लोबिन तो आप जानते हैं इसका काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको ही हमारी बॉडी में कैरी करता है। तो ये हमने कल वाले जो एमसीक्यू सीरीज थे उसमें भी हमने डिस्कस करा था।
अगला क्वेश्चन है कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, यानी कि जिसको स्थलीय ग्रह बोला जाता है। दो तरीके के ग्रह होते हैं आपके, एक होता है आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक होते हैं आपके जिएंट प्लैनेट, ठीक है, या इनको बाह्य और इनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। 8 हमारे टोटल हैं, तो 4-4 में इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आपका आ जाएगा मर्क्यूरी, यानी कि बुध। मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी, आप इंग्लिश में ही इनको याद कर लीजिए। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये हमारे हो गए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी कि जिनको स्थलीय ग्रह बोला जाता है। और जिएंट प्लैनेट की बात करें तो जो बचे हुए 4 हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह आपके इधर आ जाएंगे और 4 ग्रह इधर आ जाएंगे, तो यानी कि 8 हो गए। और इनके बीच में यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट भी पाई जाती है, तो इस बेल्ट को क्या बोला जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट इसको बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? यूरेनस हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पूछ रहा था, तो यूरेनस आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से, आपके पास 4 ऑप्शन है, जो है कथक डांस करते थे, फेमस ये कथक के लिए है, तो इनका नाम हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जो थे उनका निधन हुआ है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके के जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती हैं उसको वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन ला देता है। तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज आपके कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। कथक की बात करें तो कौन से स्टेट में ये मनाया जाता है? तो मेनली नॉर्थ इंडिया में ये मनाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम कथकली की बात करें तो वो कहाँ पे होता है? वो मनाया जाता है आपका केरल में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा फोक डांस है, तो आपको इसको याद रखना है। क्लासिकल डांस है, तो इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा है कि अ सुटेबल बॉय एक पुस्तक है, एक नोवेल है, तो इसके राइटर कौन है? तो इसका सीधा आपका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखी गई नोवेल है, बहुत ही फेमस नोवेल है, इसलिए आपको यहाँ से डायरेक्टली इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 14 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इस दिन मनाया जाता है? तो 2 डे इस दिन मनाए जाते हैं। एक तो आपको पता है हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, क्यों? उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो उनका जन्म दिवस आता है, तो इसीलिए टीचर्स डे के लिए वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहीं पे एक और डे मनाया जाता है, तो जिसको बोला जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को आप याद रखेंगे, दोनों डे मनाए जाते हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। एड्स डे की बात करें तो 1 दिसंबर को आपका एड्स डे मनाया जाता है। तो जितने भी ऑप्शन आते हैं, तो मेरा काम क्या होता है कि जितने भी उनसे रिलेटेड फैक्ट्स बने, जो क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करते जाती हूँ साथ साथ में, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत की कोस्ट लाइन की आपको लेंथ बतानी है, यानी कि कितने किलोमीटर की हमारी तटरेखा हो जाएगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 7516 किलोमीटर, ठीक है। यहीं पे अगर आपको हमारी लैंड पूछता है कि हमारी जो लैंड वाली रेखा है वो कितनी है, तो इसी का आप डबल कर लेंगे, अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 15,000 किलोमीटर, ठीक है। 15,000 किलोमीटर आपका ये आ जाएगा और 7,516 किलोमीटर आपका कोस्ट लाइन आ जाएगा। अगर कोस्ट लाइन के हिसाब से आपको पूछता है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। और यहीं पे अगर आपको यूटी पूछता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो हमारी है, तो अंडमान यानी निकोबार इसका आंसर हो जाएगा। 2 अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको सिर्फ ऐसे पूछता है कि यूटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार आप आंसर कर देंगे, और अगर स्टेट पूछेगा तो गुजरात आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर याद करना है। आपको पूछा है कि भारत में जो केंद्रीय कपास अनुसंधान है वो स्थित कहाँ पे है, ठीक है, यानी कि जिसको इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, नागपुर में ये प्रेजेंट है। सीधा आप यहाँ से याद रख लेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री उसका हिस्सा नहीं है। तो इसके लिए आपको उसकी कंट्री पता होनी चाहिए कि बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री आती है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो 7 इसमें टोटल मेंबर हैं, ठीक है, बिम्स्टेक में। बांग्लादेश इसका बिल्कुल मेंबर है, नेपाल भी इसका मेंबर है, भूटान इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर भी आपको पूछता है तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो बिम्स्टेक की जो कंट्री है उनको भी हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री बिम्स्टेक में आती हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पूछता है तो वो भी आप याद रख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है? बांग्लादेश, मैंने बताया कि वहाँ पे ढाका जो है वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं, तो बांग्लादेश तो ऑब्वियसली हो गई। श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार।
तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं। ये जो इसमें बिम्स्टेक लिखा हुआ है ना, तो ये मतलब ये इंडिकेट नहीं करता है कि इनका एब्रिविएशन नहीं है ये इन कंट्रीज़ का, तो आप फिर भी याद रखने की कोशिश करेंगे। बी से आप बांग्लादेश याद रख सकते हैं, आई से आप इंडिया याद रखिए, एम से आप म्यांमार, ठीक है, एस से श्रीलंका, थाईलैंड, और ई से आपका बचता है तो ये कोई भी कंट्रीज़ का एब्रिविएशन नहीं है। अब आपको एक्स्ट्रा कौन कौन सी याद रखनी है, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज़ आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, बाकी तो इनके जो वर्ड हैं उन्हीं से निकल के ये कंट्रीज़ आ जा रही हैं, तो याद रखना आपके लिए इस तरीके से ईजी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो सोनपुर फेस्टिवल मेला लगाया जाता है तो कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का ये फेस्टिवल है। तो ये लार्जेस्ट कैटल फेयर इसको बोला जाता है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला इसको बोला जाता है। तो सोनपुर में ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो सोनपुर कहाँ पे है, ये आपका सी बिहार में, तो वहीं पे ये फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जाता है। इस तरीके का आपका दिखता है, बहुत सारे जो पशु होते हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, बहुत सारे भीड़ में लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। और मैंने बता दिया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा अगर कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर, ठीक है, बिहार में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो वॉइस मेल है, ठीक है, जो आप भेजते हैं व्हाट्सएप में, जो आप वॉइस मेल यूज़ करते हैं उसको भेजने के लिए, तो ये किसने इन्वेंट करा था, तो इसका आविष्कार आपके लिए करा था गॉर्डन मैथ्यू ने, ठीक है। सीधा आप इसका आंसर याद रख लेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको भीड़ से अलग करते हैं, यानी कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सारे बच्चों को पता होते हैं और कंपटीशन आपको पता है कितना बढ़िया है, तो आपको भीड़ से अलग होना है। तो इस तरीके के जो रेयर क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप अपना कॉम्पिटिशन पीछे छोड़ पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत की रैंक क्या थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्यों रखा है, क्योंकि क्या हुआ है, हर साल ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती थी वो हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती थी या रिलीज़ करी जाती थी। अब इन्होंने क्या करा, 2020 के बाद इन्होंने कहा कि अब हम ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, यानी कि इन्होंने बंद कर दी है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको इसका आंसर याद रखना है। 63rd भारत की इसमें रैंक रही थी, ठीक है, 2020 की हम बात करें क्योंकि लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो 2020 में ही आई थी। तो 63rd भारत की इसमें रैंक हुई है और अब ये बंद हो चुका है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, जो कि कहाँ पे यूएसए में ये प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इसके आपको हेडक्वार्टर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, यानी कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। तो हिंदी में तो आपको नहीं देगा, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हिंदी में आपको नहीं देगा क्योंकि ऑब्वियसली पता चल रहा है कि कोशिका विज्ञान ही होता होगा। तो साइटोलॉजी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब यहीं पे कुछ और स्टडीज़ हैं जो कि हम कवर कर लेते हैं, कुछ साइंटिफिक स्टडी हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक आता है, आपने सुना होगा फाइकोलॉजी, और एक होता है आपका माइकोलॉजी। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो फाइकोलॉजी आपकी होती है एल्गी की स्टडी को, और माइकोलॉजी आपकी होती है फंगी की स्टडी को, ठीक है। और कवक की आपकी मैंने कोशिका की स्टडी को आपको बता दिया कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे फैक्ट्स जो भी निकल के आए हैं। अगला आपको पूछा है कि लार्जेस्ट डैम कौन सा है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्री गॉर्जेस डैम इसको बोला जाता है। कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये है आपका चाइना में सिचुएटेड, ठीक है। चाइना की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी रिवर जिसको बोला जाता है, तो उसी पे बना हुआ ये डैम है। और यांगसी रिवर आपको याद रखना है कि ये एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड में ये 3रे नंबर पे सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। और लार्जेस्ट डैम जो है थ्री गॉर्जेस डैम जिसको बोला जाता है, तो ये भी कहाँ पे बना हुआ है, आपका यांगसी रिवर में ही बना हुआ है और चाइना में ये प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट डैम कौन सी कंट्री में है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कि क्या बोला जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। या फिर आयरन मैन इनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इनकी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड हो जाएगा, जो कि कहाँ पे, तो गुजरात में ये है, ठीक है। गुजरात में आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है, तो वो भी सिचुएटेड है। तो वो उसकी हाइट भी अगर आपको पूछता है तो 182 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि आपको चीज़ें याद होती जाएँ और रिवाइज भी होती जाएँ। अगर आपको आती सबको होती हैं चीज़ें, मतलब जिसने पढ़ रखा होता है उसको आती हैं, बस यहाँ पे आपका काम क्या होगा कि आप उनको रिवाइज करिए ताकि आपके एग्जाम में एग्जाम आते ही आपको वो चीज़ें रिकॉल हो पाएँ। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है फिलहाल कि जो भारत का शेक्सपियर है उसको किसको बोला जाता है, यानी कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। तो ये हमारे महान कवि थे, इनका नाम है
महाकवि कालिदास, इनको बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज लेके आ रही हूँ, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ताकि आपको याद होते जाएं कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। फिलहाल बांधवगढ़ की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और कौन कौन से यहाँ पे पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सारे आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, असम की बात करें, असम में आपको कौन कौन से मिलेंगे, काजीरंगा हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, मानस हो गया। ठीक है, ये असम में मिलेंगे। और उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस है भीतरकनिका, जिसको बोला जाता है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो पास्कल एसआई यूनिट है, इसके इक्वल कौन सी यूनिट होती है, यानी कि पास्कल और दूसरी जो यूनिट आपको पूछ रहा है वो दोनों किस चीज़ को मेजर करते हैं। दोनों एक ही चीज़ को मेजर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टॉर। ठीक है, किसको ये मेजर करते हैं, तो प्रेशर को ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी एसआई यूनिट का यूज़ होता है। चाहे आपको पास्कल ऑप्शन में दे, चाहे आपको टॉर ऑप्शन में दे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, ऑब्वियसली उसको भी पता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, तो ये हो जाएगी फोर्स की। ठीक है, जूल की बात करें तो ये एनर्जी और वर्क की दोनों की यूनिट यहाँ पे हो जाएगी। वॉट की बात करें तो ये पावर की यूनिट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से याद यहाँ से रखते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बंग बंधु के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, शेख मुजीबुर रहमान। कौन है ये शेख मुजीबुर रहमान, तो ये है बांग्लादेश के फादर, इनको बोला जाता है। बांग्लादेश की फॉर्मेशन इन्होंने करी थी, तो इन्हीं को बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस ये है। ठीक है, वहाँ पे बांग्लादेश में इनको बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब फादर वहाँ का माना जाता है, तो इसलिए बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन्हीं को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आप एक और ऑप्शन देख रहे होंगे, चित्तरंजन दास, तो इनको भी एक और नाम से जाना जाता है, देश बंधु इनको बोला जाता है। तो इन टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को, और शेख मुजीबुर रहमान को क्या बोला जाता है, बंग बंधु, जो कि कहाँ के, बांग्लादेश के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो मुंडको उपनिषद है ये कौन से वेद से बिलोंग करता है, कौन से वेदा से बिलोंग करता है। तो 4 हमारे पास वेदा होते हैं, कौन कौन से, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो जो आपका मुंडको उपनिषद है ये करता है आपका अर्थवेद से बिलोंग। ठीक है, यानी कि अर्थवेद में इसका जिक्र करा गया है। यहीं पे आपको मुंडको उपनिषद से एक और क्वेश्चन याद रखना है जो आपको पूछा जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसमें आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। तो आपको पूछता है कि वो सत्यमेव जयते हमने कौन से उपनिषद से लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडको उपनिषद। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यहाँ से याद रखना है। सामवेद आपका किससे रिलेटेड है, तो म्यूजिक से रिलेटेड है। आपको अगर वेद पूछेगा कभी भी आपके क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आपका सामवेद यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको पूछा कि जो आंसू होते हैं जो आपकी आंखों से निकलते हैं, यानी कि टीयर्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा वो निकलते हैं, श्रावित किए जाते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, यानी कि जिसको अश्रुश्रद्धि ग्रंथि भी बोला जाता है। अश्रु ग्रंथि से तो नाम से ही पता चल रहा है कि आंसुओं से रिलेटेड है, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा अगेन लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये क्या करती है, आपके आंसुओं को सिक्रीट करती है। 2 तरीके की मैंने आपको ग्लैंड बताई थी पहले भी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि कितने टाइप की ग्लैंड होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर साल 26 नवंबर को हम अपना संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो इसीलिए इस दिन हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करें, अडॉप्ट करने की बात करें, अगर आपको पूछता है कि लागू कब करा गया था, तो वो करा गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो लागू करने में और बनने में डिफरेंस है, तो दोनों डेट आप याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अडॉप्ट करा था। अब आपको अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है आज का कि यूनिवर्सल कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपियर होता है, यानी कि वो सार्वभौमिक प्रापक होता है, यानी कि सारे ब्लड जो वो ले सकता है। तो ये किसके मजे होते हैं, ये होते हैं आपके AB पॉजिटिव वाले के मजे होते हैं, मतलब वो सारे ब्लड ग्रुप अपने आप में ले सकता है, कभी भी उसे खून की जरूरत पड़ती है। यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यानी कि जो सबको खून दे सकता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा A, O पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, अलग अलग आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और आई होप आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ।
आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।